हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसेस्टाज़ू के सभी डिसेबल्स एक एक करके अपर रियलम के हर एक क्लैन में जाकर उनसे अपना हिसाब किताब क्लियर कर रहे थे और इस सब में लिंगार सेंसू पैलेस के ट्रायर ट्री भी अपने साथ उठा लाई थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें सेंसू पैलेस के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है। और सेंसू पैलेस के लीडर के जाने के बाद 12 हॉल मास्टर सेंसू पैलेस को चला रहे थे और आज उन सभी हॉल मास्टर्स के दरमियान टियान एंड सेट को लेकर मीटिंग हो रही थी, क्योंकि सिर्फ कुछ ही दिनों में टियान एंड सेट ने अपर रियलम में पूरी तरह से तबाही मचा दी थी। और मेन हॉल के अंदर बैठे हुए सभी मास्टर्स की नजर ड्यूलिंग टैंक के ऊपर थी, जिसमें अब धीरे धीरे काफी सारे क्रैक्स आते जा रहे थे, जिसका मतलब था टियान एंड सेट एक एक करके सभी क्लैंस को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। और ड्यूलिंग टैंक की हालत देखकर उन सभी हॉल मास्टर्स का लीडर परेशान होते हुए कहता है कि मैंने पिछले हजारों सालों से ड्यूलिंग टैंक की ऐसी हालत कभी नहीं देखी। इसका मतलब है हमारे सेंसू पैलेस के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, जिसे हम लोग चाहकर भी अवॉइड नहीं कर पाएंगे। अपने लीडर की ये बात सुनकर उनमें से एक हॉल मास्टर, जिसका नाम चेंग था, वो खड़ा होते हुए वहाँ पे गुस्से से कहता है कि ये सब उस टियान एंड सेट की वजह से हो रहा है। आज मैं टियान एंड सेट को नहीं छोड़ने वाला, मैं अकेले ही जाकर पूरे टियान एंड सेट को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। और अगर एक बार टियान एंड सेट खत्म हो गया तो हमारे सेंसू पैलेस के ऊपर आ रही वो मुसीबत भी खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी। और ये कहकर मास्टर चेंग गुस्से से वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे बैठा हुआ एक और हॉल मास्टर उसे रोकते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम ये बात नहीं जानते कि एसेस्टाज़ू ने अकेले ही पूरे एक क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसी के साथ टियान एंड सेट का हर एक डिसेबल 5th लेवल के मोर्टल कल्टीवेटर से भी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए अगर तुम इस तरह से अकेले टियान एंड सेट से लड़ने के लिए गए तो मुझे उम्मीद है तुम वहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं आओगे। उस मास्टर की ये बात सुनकर मास्टर चेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए गुस्से से उस मास्टर से कहता है कि तुम बस एक काम से मेडिसिन स्पिरिट हॉल के मास्टर हो, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। और शायद तुम ये बात भूल गए हो कि पैलेस मास्टर ने क्या कहा था, जब तक तुम वो वॉरी फ्री ऑर्डर नहीं ले लेते तो तब तक तुम्हारा स्टेटस मेरे बराबर का ही होगा। और अगर पैलेस मास्टर ने मुझे रुकने के लिए ना कहा होता तो आज मैं यहाँ पे तुम्हें अपनी ट्रू पावर दिखा देता। मास्टर चेंग को गुस्से में देखकर एक दूसरा मास्टर बीच में आते हुए मास्टर चेंग से कहता है, हाल मास्टर चेंग प्लीज आप शांत हो जाइए, ऑलरेडी हमारे सेंसू पैलेस की तरफ एक बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। इसलिए हम लोगों को आपस में लड़ने की बजाय एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अपने ही पर्सनल मामलों में फंस गए तो वो मुसीबत कब आकर हमारे पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देगी ये हम में से कोई भी नहीं जानता। इसलिए अभी के लिए हम सभी को फिलहाल उसी मुसीबत के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उस हॉल मास्टर की ये बात सुनकर उनका लीडर भी खड़ा होते हुए कहता है, फिलहाल सेंसू पैलेस के अंदर सिर्फ हम 12 मेंबर्स ही बचे हैं, इसलिए अगर हम लोग आपस में ही लड़ने लग गए तो हमारे दुश्मनों को एक और मौका मिल जाएगा हमारे सेंसू पैलेस को डिस्ट्रॉय करने का। अपने लीडर की ये बात सुनकर हॉल मास्टर चेंग भी शांत होते हुए वापस अपनी जगह पे बैठ गया था, जिसके बाद वो अपने लीडर से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या पैलेस मास्टर के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं आई। जिसपे वहाँ पे बैठे हुए बाकी सभी हॉल मास्टर्स नाम में अपना सर हिलाने लगते हैं और हॉल लीडर आगे आते हुए अपने सभी मास्टर्स से कहता है कि आप सभी लोग फिक्र न करें, टाइशेंग टोंगबाओ के बगैर कोई भी हमारे सेंसू पैलेस के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। और टाइशेंग टोंगबाओ तो किसी को मिलने से रहा, क्योंकि वो तो पैलेस मास्टर के पास है और उनसे कोई वो टाइशेंग टोंगबाओ छीन पाए ऐसा पूरे अपर रियलम में सिर्फ एक पर्सन को छोड़कर किसी में भी दम नहीं है। यहाँ पे वो एक पर्सन और कोई नहीं बल्कि एसेस्टाज़ू के मास्टर ही थे। वहीं हॉल लीडर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, लेकिन जब तक पैलेस मास्टर वापस नहीं आ जाते तब तक हम लोगों से जितना हो सके अपने सेंसू पैलेस की हिफाजत करनी होगी। हॉल लीडर की यह बात सुनकर बाकी सभी हॉल मास्टर्स भी हॉल लीडर की बात से एग्री करने लगे थे। अगले सीन में हम एसेस्टाज़ू को देखते हैं जो बर्निंग क्रो के साथ जंगल के आउटसाइड एरिया की तरफ जा रहे थे और वहाँ जाते हुए बर्निंग क्रो एसेस्टाज़ू से कहता है, बॉस मोटर रियलम और इस अपर रियलम की लाइफ में कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, ये अपर रियलम भी बस एक ऑर्डिनरी वर्ल्ड की तरह ही है। और ये कहकर वो बर्निंग क्रो एसेस्टाज़ू से पूछता है, बॉस हम लोग इस जंगल में क्या करने के लिए आए हैं। जिसपे एसेस्टाज़ू बहुत ही सिंपल जवाब देते हुए कहता है, वॉक। जिसके बाद वो दोनों इसी तरह से वॉक करते हुए जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगे थे और वहाँ से आगे बढ़ते हुए वो दोनों अब उस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच आ गए थे, जहाँ पे कुछ छोटे मोटे घर भी बने हुए थे और वहाँ पे कुछ लोगों ने एक ओल्ड मैन को घेर के रखा हुआ था और वो सभी लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, क्या वाकई ये ओल्ड मैन सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। जिसपे उनमें से एक पर्सन कहता है, मुझे तो लगता है ये सब झूठ है, क्योंकि जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं तब से ये बूढ़ा इसी तरह से सो ही रहा है, जरूर ये भी बाकी लोगों की तरह एक ढोंगी होगा। और ये कहते हुए वो सभी लोग चुपचाप वहाँ से चले गए थे और उन लोगों को इस तरह से वहाँ से जाते हुए देखकर वो ओल्ड मैन उनसे कहता है, तुम लोग फिक्र ना करो, अगर हम लोगों की किस्मत में दोबारा मिलना हुआ तो हम लोग जरूर मिलेंगे। उस ओल्ड मैन के ऐसा कहते ही एसेस्टाज़ू की नजर भी उसी ओल्ड मैन की तरफ चली गई थी, जो देखकर वो ओल्ड मैन एसेस्टाज़ू से कहता है, लड़के क्या तुम अपनी किस्मत के बारे में जानना चाहते हो। जिसके लिए एसेस्टाज़ू भी मान गया था और एसेस्टाज़ू को यहाँ पे देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे वो इस जंगल में इसी ओल्ड मैन के लिए ही आया था। वहीं वो ओल्ड मैन एसेस्टाज़ू को लेकर एक अलग जगह पे आ गया था, जहाँ आकर वो एसेस्टाज़ू को एक स्टोन से बनी हुई चेयर के ऊपर बैठने के लिए कहता है, लेकिन एसेस्टाज़ू का एटीट्यूड तो एक हेल गॉड की तरह था, इसलिए एसेस्टाज़ू ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस स्टोन से बनी हुई चेयर को तोड़कर वहाँ पे अपना हेल गॉड वाला सिंहासन ला के रख दिया था, जो देखकर उस ओल्ड मैन की हवा भी टाइट हो गई थी। वहीं एसेस्टाज़ू सीधे जाकर अपने हेल गॉड वाले सिंहासन के ऊपर बैठ गया था, जो देखकर वो ओल्ड मैन अपने मन में कहता है, इस लड़के के सामने तो मेरा मोमेंटम ऑलरेडी कमजोर पड़ गया है, क्या मुझे भी खुद को इसके सामने पावरफुल दिखाने के लिए इसी तरह की एक खूबसूरत चेयर के ऊपर बैठना चाहिए। लेकिन वो ओल्ड मैन अपने इस आइडिया को ड्रॉप करते हुए चुपचाप उसी स्टोन से बनी हुई चेयर के ऊपर जाकर बैठ गया था और
वो अपनी जगह पे बैठते हुए एंसेस्टर जू से कहता है, लिटिल फ्रेंड, अगर तुम्हें ये जगह पसंद नहीं थी तो कोई बात नहीं, मैं इसी जगह से सेटिस्फाइड हूँ, इसलिए मैं यहीं पे बैठूंगा। जिस पे एंसेस्टर जू कोल्ड टून में उस ओल्ड मैन से कहता है, तुम्हारा सनसुई पैलेस डिस्ट्रॉय होने की कगार पे है, इवन तुम्हारे वो हाल मास्टर भी उसे नहीं बचा पाएंगे, लेकिन इस सब के बावजूद भी तुम यहाँ पे इतने आराम से कैसे रह रहे हो? सनसू पैलेस के लॉर्ड ज़ेंग बाईशी, मैंने ठीक कहा ना? यहाँ पे असल में ज़ेंग बाईशी एंसेस्टर जू को शोक करना चाहता था, लेकिन एंसेस्टर जू की ये बात सुनकर वो खुद ही शोक हो गया था, लेकिन वो एंसेस्टर जू को ऐसा दिखाता नहीं है और वो हंसते हुए एंसेस्टर जू से कहते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक गैस किया, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान लोगे, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। इमोर्टल रियलम में इस तरह से मुझे काफी सारे लोग जानते हैं, इसलिए मुझे शोक करने के लिए काफी नहीं था। जिस पे एंसेस्टर जू एक बार फिर से कोल्ड टून में उसे कहता है, तुम्हारी इमोर्टल रूट्स को मेरे मास्टर ने डिस्ट्रॉय किया था। ये सुनकर ज़ेंग बाईशी को एक बार फिर से झटका लगता है, लेकिन अब की बार भी वो ये शो नहीं करता और वो एंसेस्टर जू से इंप्रेस होते हुए कहता है, नाइस नाइस, तुम्हें काफी कुछ मालूम है, इसलिए अब अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुपचाप अपने मास्टर की हुई उस गलती के लिए मुझसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारे साथ साथ टियाल एंड सेट के किसी भी डिसेबल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे लगता है ये बुड्ढा भी सठा गया है जो ये खुद हेल गोड को ही धमकी दे रहा है। और ये कहते हुए ज़ेंग बाईशी ने वहाँ पे एंसेस्टर जू को डराने के लिए अपना किलिंग ओरा भी रिलीज कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके किलिंग ओरा की वजह से जंगल के आसपास का वो पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन एंसेस्टर जू को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी बिल्कुल उसी तरह से शांत बैठा था और वो अपनी टी पीते हुए कोल्ड टून में ज़ेंग बाईशी से कहता है, बोरिंग, जो सुनकर ज़ेंग बाईशी को भी एक झटका लगता है, क्योंकि आज तक किसी ने भी अपर रियलम में उसके किलिंग ओरा को देखकर उसे ऐसा नहीं कहा था। इसलिए वो अपना ओरा वापस लेते हुए एंसेस्टर जू से कहता है, तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम्हारे मास्टर ओल्ड मैन जू ने कहा था, तुम्हें धोखा दे पाना या डराना इम्पॉसिबल है, और अब क्योंकि मैं तुम्हें डराने में फेल हो गया तो इसलिए मैं अपनी हार मानता हूँ। और ये कहकर उसने अपने सनसू पैलेस वाले मास्टर का टोकन एंसेस्टर जू को दे दिया था, जो देखकर वो बर्निंग को शोक होते हुए कहता है, ये तो ओरी फ्री ऑर्डर वाला टोकन है, इसकी मदद से तो हम सनसू पैलेस के किसी भी पर्सन को कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं। किसी के पास ये टोकन होने का मतलब है कि वो सनसू पैलेस का ओनर है। जिस पे ज़ेंग बाईशी खड़ा होते हुए बर्निंग को कहता है, हमारी किस्मत में बस वही होता है जो पहले से लिखा होता है, और अब अगर तुम्हारा ये मास्टर चाहे तो मेरे सनसू पैलेस को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस टोकन की मदद से तुम मेरे सनसू पैलेस के 12 हाल मास्टर्स को ऑर्डर भी दे सकते हो। जिस पे बर्निंग को ज़ेंग बाईशी से कहता है, क्या इस अपर रियलम में कोई भी आपके और मास्टर जू लाओ के बारे में नहीं जानता? क्योंकि मैंने किसी को भी यहाँ पे आपके बारे में बात करते हुए नहीं देखा, लेकिन जहाँ तक मैंने आपके बारे में सुना है उसके मुताबिक तो आप मोर्टल कल्टीवेटर्स के दुश्मन हैं। तो फिर आपने इतनी आसानी से ये वोरी फ्री ऑर्डर वाला टोकन मेरे बॉस को कैसे दे दिया? बर्निंग को की ये बात सुनकर ज़ेंग बाईशी गुस्से से कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो और ये सब कुछ झूठ है। मैं और जू लाओ पिछले न जाने कितने लाखों सालों से बहुत गहरे दोस्त हैं। ये तो बस कुछ 100 साल पहले हमारी एक बात के ऊपर बहस हो गई थी, वरना तुम्हारे इस मास्टर का मास्टर जू लाओ मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। और हाँ, हम दोनों में से किसी को भी मोर्टल रियलम के किसी भी कल्टीवेटर से कोई दुश्मनी नहीं है। और ये कहकर वो एंसेस्टर जू से कहता है, सिर्फ एक मूव की वजह से मैं तुम्हारे मास्टर से हार गया था। अगर मैं उस दिन तुम्हारे मास्टर से ना हारा होता तो मेरी मोटर रूट्स अभी भी ठीक होती, पर कोई बात नहीं, ये सब वैसे भी मेरी किस्मत में लिखा था, और वैसे भी बाद में मैंने तुम्हारे मास्टर से खुद ही हार मान ली थी। और ये सारी बातें छोड़ो और अब तुम्हें अपने मास्टर के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलना होगा, और ऐसा होते हुए मैं भी देखना चाहता हूँ। और वैसे भी अब तुम जो चाहे मर्जी कर लो, ये सब तुम्हारी किस्मत में लिखा है, इसलिए तुम इससे भाग नहीं सकते। ज़ेंग बाईशी की ये बात सुनकर एंसेस्टर जू कोल्ड टून में उससे कहता है, तुम्हारी सिर्फ मोटर रूट से डिस्ट्रॉय हुई है, लेकिन तुम्हारी फाउंडेशन अभी भी ठीक है, और तुम्हारी फाउंडेशन की मदद से अभी भी तुम्हारी मोटर रूट्स को रीबिल्ड किया जा सकता है। एंसेस्टर जू की ये बात सुनकर ज़ेंग बाईशी नाम में अपना सर हिलाते हुए कहता है, मुझे लगता है तुमने मेरी बात सही से नहीं सुनी, मैं अब ये सब नहीं चाहता। और ये कहकर ज़ेंग बाईशी खड़ा होते हुए एंसेस्टर जू से कहता है, और वैसे भी एक बार जिसकी मोटर रूट्स डिस्ट्रॉय हो जाए उसके बाद दोबारा उसको रीबिल्ड कर पाना इम्पॉसिबल है। जिस पे एंसेस्टर जू दोबारा कोल्ड टून में उससे कहता है, पर मेरे पास तुम्हारी मोटर रूट्स को रीबिल्ड करने का एक और रास्ता है। एंसेस्टर जू की ये बात सुनकर ज़ेंग बाईशी को भी एक झटका लगता है और वो काफी तेजी से वापस अपनी जगह पे आकर बैठ गया था, लेकिन ऊपर से अभी भी वो ना ही कर रहा था। और ये बात एंसेस्टर जू भी समझ गए थे, इसलिए एंसेस्टर जू ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए वहाँ टेबल के ऊपर अपनी एक सीक्रेट बुक ला के रख दी थी, और उस सीक्रेट बुक का नाम था आल धर्मा रिटर्निंग वन, जो देखकर ज़ेंग बाईशी भी जल्दी से उस बुक को खोलकर देखने लगता है। और जैसे ही वो उस बुक के 1-2 पन्नों को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा शौक हो गया था, और वो इतना ज्यादा शौक हो गया था कि वो हकलाते हुए कहता है, ये तो इमोर्टल रूट्स को दोबारा रीबिल्ड करने का मेथड है, और ये सीक्रेट बुक ना सिर्फ मेरी इमोर्टल रूट्स को रीबिल्ड करने में मेरी मदद करेगी, बल्कि उसी के साथ साथ एक बार फिर से इमोर्टल रियलम में ब्रेक थ्रू करने में भी मेरी मदद करेगी। और ये कहकर ज़ेंग बाईशी इसी तरह से शौक होते हुए एंसेस्टर जू से पूछता है कि तुम्हें ये हाई लेवल की एंशिएंट सीक्रेट बुक कहाँ से मिली? ये तो एक बोर्ड लेवल टायर से भी कई ज्यादा कीमती है। जिस पे एंसेस्टर जू उसे बताता है कि ये बुक मैंने तब लिखी थी जब मैं बोर हो रहा था। अब ये सुनकर ज़ेंग बाईशी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है, और वह हैरान होते हुए एंसेस्टर जू से कहता है, क्या कहा तुमने? क्या तुमने ये इतनी ज्यादा खास बुक अपनी बोरियत में लिखी थी? और ये कहकर वो खुद ही हंसते हुए कहता है, अब मैं मान गया, तुम्हारे मास्टर बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जिस दिन तुम मुझे मिलोगे तुम ही मुझे दोबारा रिकल्टिवेट करने का रास्ता दिखाओगे। और देखो, आज तुम्हारे मास्टर की वो बात सच हो गई। मुझे तो अभी भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे मास्टर ने हजारों साल पहले ही ये सब गेस कर लिया था। और ये कहकर ज़ेंग बाईशी एंसेस्टर जू से कहता है, एक बात तो मैं तुम्हें बतानी ही भूल गया,
तुम्हारे मास्टर ने मुझे एक और पैगाम तुम तक पहुंचाने के लिए कहा था। ज़ैंग बाईशी की ये बात सुनकर अब एसेस्टर ज़ू भी थोड़ा सीरियस हो गया था और ज़ैंग बाईशी बिल्कुल एसेस्टर ज़ू के मास्टर की तरह बोलते हुए कहता है, मेरे डिसाइबल, मुझे उम्मीद है तुम अपर याला में पहुंच गए होगे और यहाँ आकर तुम काफी ज्यादा मजे भी कर रहे होगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन तुम मेरा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा फन वाली जगह ढूंढ रहा हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ पे ले जाऊंगा। और ज़ैंग बाईशी ये सब जिस अंदाज में एसेस्टर ज़ू को बता रहा था, एसेस्टर ज़ू को वो बिल्कुल अपने मास्टर की तरह ही लग रहा था। और क्योंकि एसेस्टर ज़ू को अपने मास्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था, इसलिए एसेस्टर ज़ू वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करते हुए गुस्से से कहता है, तो आप दोबारा मुझसे खेलना चाहते हैं। और एसेस्टर ज़ू का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि जैसे ही एसेस्टर ज़ू का ऑरा रिलीज होता है तो अचानक ही वहाँ का पूरा मौसम ही चेंज होने लगा था और चारों तरफ थंडर लाइटनिंग गिरने लगी थी। और ये नजारा देखने से ऐसा लग रहा था जैसे बादल भी एसेस्टर ज़ू की तरह गुस्सा हो गए हैं। वहीं देखते ही देखते उन थंडर लाइटनिंग की वजह से उस पूरे जंगल में आग लग गई थी और वो पूरा जंगल आग में दहकने लगा था, जो देखकर खुद बर्निंग क्रॉ भी डरते हुए कहता है, बॉस का गुस्सा तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और आज यहाँ पे एसेस्टर ज़ू बिल्कुल एक रियल हेल गोड की तरह लग रहे थे, जो देखकर ज़ैंग बाईशी हंसते हुए कहता है, मुझे पहले ही पता था कि तुम अपने मास्टर की ये बात सुनकर इसी तरह से गुस्सा हो जाओगे। और तभी वहाँ पे बर्निंग क्रॉ की नजर ज़ैंग बाईशी के हेड के ऊपर पड़ती है, जो देखकर वो चौंकते हुए बाईशी से कहता है, ओल्ड मैन, ये तुम्हारे सर को क्या हो गया। और जैसे यहाँ पे बाईशी अपने सर के ऊपर हाथ लगाता है तो वो पूरी तरह से टकला हो चुका था, जो देखकर वो वहाँ से भागते हुए कहता है कि मेरी विग कहाँ गई। और वहाँ से जाते हुए बाईशी एसेस्टर ज़ू से कहता है कि मैं जाने से पहले तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूँ। और ये कहकर उसने अपने वही टाई शिंग टोंगबा वाले टोकन्स भी एसेस्टर ज़ू को दे दिए थे। और उसी के साथ वो एसेस्टर ज़ू को ये भी बता के गया था कि इन टोकन्स की मदद से तुम सन सू पैलेस के सीक्रेट रियलम को ओपन कर पाओगे। और उन टोकन्स को देखते हुए एसेस्टर ज़ू वहाँ पे एक चुटकी बजाता है और एसेस्टर ज़ू की चुटकी बजाते ही डोंगमी और ल्यूजियन टेलीपोर्ट होते हुए वहाँ आ गए थे, जहाँ वो दोनों वाइन को लेकर झगड़ा कर रहे थे। और खुद को इस तरह से अचानक ही टेलीपोर्ट होते हुए देखकर वो दोनों भी थोड़ा शॉक हो गए थे। लेकिन जैसे ही उन दोनों की नजर वहाँ पे एसेस्टर ज़ू के ऊपर पड़ती है तो वो दोनों भी सारी बात समझ गए थे। और उसी के साथ वो दोनों एसेस्टर ज़ू के सामने झुकते हुए उन्हें ग्रीट भी करते हैं, जो देखकर एसेस्टर ज़ू कोल्ड टोन में उन दोनों से कहता है कि हम लोगों को सन सू पैलेस के ज्यूलिंग टैंग मेंशन में जाना है। जिसपे वो दोनों भी कहते हैं, ओके मास्टर। उसके बाद हमें ज्यूलिंग टैंग मेंशन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हाल लीडर एसेस्टर ज़ू और उसके डिसेबल से कहता है, भले ही तुम्हारे पास वॉरी फ्री ऑर्डर वाला टोकन है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपना मास्टर नहीं मानूंगा। तुम इस वॉरी फ्री ऑर्डर टोकन की मदद से हमारे सन सू पैलेस के जितने चाहो उतने ट्रायल्स को ले सकते हो, लेकिन तुम हमें से किसी भी हाल मास्टर को ऑर्डर नहीं दे सकते। लेकिन एसेस्टर ज़ू हाल लीडर की इस बात पे उसे कोई भी जवाब नहीं देता और उसने चुपचाप टैंक बाओ के उन टोकन्स को बाहर निकालते हुए उन तीनों को मर्ज करते हुए उनकी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। वही टाई शिंग टोंग बाओ टोकन्स को देखकर उस हाल लीडर को भी एक झटका लगता है और उसे अभी भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई एसेस्टर ज़ू ने टाई शिंग वाले वो टोकन्स भी हासिल कर लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ सन सू पैलेस के लॉर्ड के पास ही थे। और उन टोकन्स को देखते हुए वो भी एसेस्टर ज़ू के सामने झुक गया था, क्योंकि यहाँ पे वो ये बात समझ गया था कि उनके पैलेस मास्टर ऑलरेडी एसेस्टर ज़ू से मिल चुके हैं। लेकिन एसेस्टर ज़ू उसे अभी भी कोई भी जवाब नहीं देता और उसने उन टोकन्स की मदद से एक फॉर्मेशन बनाते हुए उसी सीक्रेट रियलम के रास्ते को ओपन कर दिया था, जो देखकर हाल लीडर दोबारा शौक होते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा पैलेस मास्टर ने इन्हें सीक्रेट रियलम के बारे में भी बता दिया। और तभी देखते ही देखते एसेस्टर ज़ू अपने डिसेबल्स को लेकर उसी सीक्रेट रियलम के अंदर चले गए थे। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।